ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1 एंड 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो नीट के स्टूडेंट्स क्या करें, जो एमटीजी उनके पास बुक है वो सॉल्व करें और उसके जो भी डाउट्स हैं मुझे भेज दें, है ना। और जो जेई के स्टूडेंट है वो एचसीवी का जो सेकंड पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट 2, वो पूरा सॉल्व करो और मुझे डाउट्स भेज दो, सो दैट कि मैं कंबाइन वीडियो बना पाऊँ। उसमें एचसीवी के डाउट डिस्कशन हो जाएंगे और नीट के जो एमटीजी बुक है आपका, उसके भी डाउट डिस्कस करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कुछ 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, बेसिक जो है। एक तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ना। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल कम से कम 6 क्वेश्चंस आते हैं और हम कितने लेक्चर्स पढ़ेंगे, हार्डली 60 लेक्चर पढ़ेंगे मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं आपको। मैक्सिमम 60 लेक्चर पूरा मॉडर्न कंप्लीट हो। जितना इलेक्ट्रोस्टैट में टाइम लगा ना, उतना ही टाइम आपको मॉडर्न फिजिक्स में लगने वाला है। तो सोचो, इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन आएगा और मॉडर्न फिजिक्स से 6 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट टिक होते जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह स्कोरिंग होता है, इसी तरह से फिजिक्स में ये स्कोरिंग पोर्शन है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, बहुत सिंपल है और समझ में आएगा, काफ़ी कुछ केमिस्ट्री से मिलता जुलता भी होगा। सेकंड चीज, इसमें थ्योरी आपको नोट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि अभी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, हीट पढ़ा, जो भी अभी तक हमने पोर्शन पढ़ा, या इलेक्ट्रोस्टैट हमने भी पढ़ा, तो कहीं भी थ्योरी का कुछ भी नाम नहीं था। लेकिन इसमें आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा कि लाइट का जो बेसिक था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें क्या क्या करेक्शन होते गए, कौन फेल हुआ, किसने क्या स्टेटमेंट दिए, किसके फेलियर के क्या रीज़न थे। तो ये सारी बातें मैं स्टोरी पूरा सुना दिया करूँगा। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टोरी है तो वो मैंने पूरी सुना दी, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, बोर्ड्स मॉडल, ये सब मैं थ्योरी सुना दूंगा। फिर आपको क्या करना, खुद से एक एक पेज नोट करना है। मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें हैंड रिटन में आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम क्या करेंगे, पूरी स्टोरी अच्छे समझेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ और बोर्ड्स मॉडल तक कैसे पहुंचे हम, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आया था वो थे डाल्टन, और उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बोला, आप चाहो तो स्टेटमेंट नोट करते जाओ या फिर पूरी स्टोरी एक बार सुन लो, फिर वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप स्टेटमेंट नोट करते जाना, ठीक है। ही स्टेट्स दैट all the matter is made up of smallest unit atom. All the matter is made up of smallest unit matter, ठीक। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये बात बोल दी, तो इनके फेल होने कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो फेलियर का रीजन था साथ साथ फेलियर के रीजन भी जानते हैं। फेलियर का रीजन था 1897 में एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, और उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही ये समझ में आ गया कि एटम से स्मॉलेस्ट कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कौन फेल कर गए, ये इनका मॉडल फेल कर गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर। तो हर एक ने क्या बोला, वो क्यों फेल हुआ, अगले ने क्या बोला, क्या फेल हुआ, पूरी स्टोरी अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले पूरा समझा दूं, फिर एक बार फिर समझा दूं। आज के लेक्चर में केवल स्टोरी याद रखेंगे हम, और अच्छे से सुन लो तो पूरी याद भी हो जाती है, कुछ है नहीं उसमें। तो सबसे पहले डल्टन ने क्या बोला, डल्टन ने बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, सारे मैटर इससे मिलकर बने होते हैं। उसका उनका फेलियर का रीजन क्या था, 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, और उससे पता चल गया कि इनका मॉडल जो है वो गलत है। फिर सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट थे, थॉमसन से पूछा कि भाई आपने इनकी मॉडल को फेल तो कर दिया, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या मॉडल देना चाहते हैं। तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया। उस मॉडल को नाम दिया गया बाद में क्या, उन्हीं ने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। और इन्होंने क्या बोला, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड लाइक सीड इन वाटरमेलन, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट नोट कर लिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसी तरह से फैले हुए हैं जिस तरह से वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं वो फैले हुए हैं, ठीक।
सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो इनके दो पॉस्टुलेट्स हैं, वो आप नोट कर लो। दो पॉस्टुलेट्स क्या है? एक तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एटम है पॉजिटिव, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड लाइक सीड इन वाटरमेलन, राइट। सेकंड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? और इनका जो मॉडल था उस मॉडल को क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं इनकी फेलियर की, ये फेल क्यों हुए। ये इनके फेल होने का जो रीजन है वो अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान समझना। एक्चुअली उस टाइम पर दो स्पेक्ट्रम ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, दो स्पेक्ट्रम डिफाइन हुए। बट ये जो इसमें स्पेक्ट्रम में जो कुछ हो रहा था उसे जे जे थॉमसन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इनका मॉडल फेल कर गया। और क्या फेलियर की एक और रीजन था वो भी मैं समझा दूं। पहले समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान समझते हैं। एक्चुअली आप ऐसा समझो, इसको फील करना थोड़ा सा है ना टफ है, बुक से पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ऐसा समझो कि गैस का ट्यूब है, उस ट्यूब में गैस भरी हुई है। अब गैस के एटम बहुत सारे, आपको ये सारी चीज़ें पता तो होंगी केमिस्ट्री में कि जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है ना, वापस आता है 10⁻⁸ सेकंड के बाद फोटोन को एमिट करके। वो सब क्या डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, बट अभी आप समझो कि एक ट्यूब थी, उसमें गैस भरी हुई थी। यहाँ से मैंने जीरो से लेके एक ऐसी वेव का बंच दिया, बीम दी, जिसमें जीरो से लेके इनफाइनाइट वेवलेंथ की सारी फोटोन प्रेजेंट है। क्या हर फोटोन की एक एनर्जी होती है? उस एनर्जी, अगर एक फोटोन की एक एनर्जी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ भी होगा, है ना। तो यहाँ से हमने बहुत सारे फोटोन, ऐसा समझो कि ऐसे फोटोन का एक बंच ग्रुप भेजा जिसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, कोई मिसिंग नहीं है। उस बंच को जब इस गैस की ट्यूब से पास कराया तो गैस ने और वो जब दोनों मिले, कौन? गैस और जो हमने ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा बंच प्रोवाइड कराया था, इसकी वजह से कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, बाद में पढ़ेंगे, डिस्कशन का बाद में मैटर है। अभी समझो कि कुछ हुआ और कुछ गैस यहाँ से निकली। जो गैस यहाँ से निकली, सॉरी गैस नहीं, क्या बोल रहा हूँ, कुछ ईएम वेव्स यहाँ से निकली, पास हुई। जो ईएम वेव्स यहाँ आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ आई, उनको मैंने जिंक सल्फाइड ZnS की प्लेट पर उनका एक इमेज लिया। जो इमेज मिली, दैट इमेज इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, ओके। फिर गैस ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था, यहां से हमने जैसे सपोज 100 बीम भेजी थी, तो गैस ने कुछ को एब्जॉर्ब किया और बाकी को फिल्टर करके बाहर भेजी। जिन्हें फिल्टर करके बाहर भेजा उनको मैंने ZnS पर एक उनकी इमेज ली, उस इमेज को ही हमने क्या बोल दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल दिया। अब जो एब्जॉर्ब किया था उनने कुछ रिलीज भी किया, तो जो रिलीज किया उसको अगेन हमने एक ZnS की प्लेट पर लिया और जो एक इमेज बनी उस इमेज को हमने नाम दे दिया एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? फिर से एक बार सुन लो क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। एक गैस का ट्यूब था, यहाँ से बहुत सारी वेवलेंथ्स के फोटोन को हमने भेजा। जब फोटोन आए गैस के पास तो गैस के अंदर पता नहीं क्या कुछ हुआ, अभी हमें नहीं पता, वो हमारे डिस्कशन का मैटर नहीं, बट कुछ तो हुआ। मतलब गैस ने कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी को फिल्टर करके बाहर भेज दिया। तो बाकी जो फिल्टर करके बाहर आए उनका एक इमेज लिया हमने, किस पर? ZnS पर। उस इमेज को हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर गैस ने कुछ एब्जॉर्ब किया तो कुछ देर के बाद कुछ रिलीज भी किया। जो रिलीज किया उसको मैंने एक और ZnS की प्लेट पर लिया और उस इमेज को क्या बोला? एमिशन स्पेक्ट्रम बोला। आई होप आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गए होंगे। आप अपने वर्ड्स में पहले से नोट कर लोगे तो बाद में भूल जाओगे, है ना। तो जब जे थॉमसन साहब से ये सारी बातें पूछी गई कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चीज़ है, गैस के एटम से हम पास करा रहे हैं तो कुछ एब्सेंट रह रहे हैं, कुछ प्रेजेंट रह रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आपको फेलियर में क्या रीज़न लिखना है? जे थॉमसन के फेलियर में रीज़न लिखना है, नोट करो, मैं बोल देता हूँ। नॉट एबल टू एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम।
सेकंड पॉइंट, J.J. Thomson not able to explain the stability of atom. J.J. Thomson is not able to explain the stability of atom. क्या स्टेबिलिटी मीन्स, देखो अगर उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होके मिल जानी चाहिए थे और पूरा एटम खत्म हो जाना चाहिए, बट हमारा बना हुआ तो है ना एटम, अभी तक हम तो उसे पकड़ के नहीं रखे हुए, बना हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई तो स्टेबिलिटी का रीजन है, उस स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, J.J. थॉमसन, और इनके मॉडल को फेल कर दिया गया। क्लियर है? तो J.J. थॉमसन के मॉडल के फेल होने के दो रीजन कौन कौन से हैं? पहला तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन्होंने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? ओके। इसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट आए थर्ड, रदरफोर्ड। और इन्होंने क्या किया, इनको ध्यान समझिए, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक गोल्ड की थिन फॉइल ली, थिन शीट। अच्छा, गोल्ड की क्यों ली? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर गोल्ड क्यों? क्योंकि गोल्ड उस टाइम तक एक ऐसा मटेरियल था जिसकी पतली से पतली लेयर बनाई जा सकती है ना, इसलिए गोल्ड की फॉइल ली थी इन्होंने। और इस फॉइल पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराई, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को भेजा। और जब भेजा तो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं और बहुत सारों में से एक डेटा आपको हर बुक में मिलेगा 1 आउट ऑफ 10,000 है ना, या 20,000 ऐसा डेटा लिखा होता है कि 10 या 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल मिला जिसका डेविएशन 180 डिग्री है, मतलब गया और सीधा आया। तो आपको एक बात समझ में आ गई, इन चीजों की वजह से, ये अभी एंगल थीटा क्यों डिफाइन कर रहा हूं वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। इससे एक बात क्लियर हो गई कि रदरफोर्ड ने एक बात बोल दी कि जो एटम है हमारा, उसका मैक्सिमम पार्ट ब्लैंक पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक जगह पर स्टोर है, एक जगह पर रखा हुआ है, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले उस जगह को न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है, इसलिए इनकी इंपोर्टेंस, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या समझ में आया आपको कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ऐसे बम्बार्ड कराया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएट निकल गए, कुछ में कुछ एंगल तक डिफ्लेक्शन आया और बहुत कम 180 डिग्री तक रोटेट हुए। तो इससे क्या समझ में आया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली पड़ा हुआ है। और सोचो 180 डिग्री का तभी हुआ, वो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से टकरा के वापस आया। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर एक पूरा चार्ज स्टोर है और इस जगह को उन्होंने क्या नाम दिया, इस जगह को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। क्लियर मेरी बात? तो ओके, सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, आपको एक चीज क्लियर होगी, आपको अल्फा रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल, इसके बारे में 2 लाइन नोट कर ली कि एक गोल्ड की इन्होंने थिन शीट ली, उस पर अल्फा पार्टिकल में बम्बार्डिंग कराया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडेविएट पास हो गए, 20,000 में से एक या 10,000 में से कोई भी एक ले लो, ये पूछने वाला नहीं कुछ का डेविएशन 180 डिग्री आया। इससे एक बात समझ आई इन्हें कि एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर स्टोर है, और इस जगह को नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके। साथ ही साथ इन्होंने एक इक्वेशन डेराइव की और इस इक्वेशन पे IIT JEE क्वेश्चन पूछ के वो ध्यान रखना है। उन्होंने बोला एन थीटा, पहले समझो एन थीटा इज व्हाट, एन थीटा इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, number of alpha particle at an angle थीटा। मतलब आपने
10,000, 20,000, 50,000 अल्फा पार्टिकल भेजे, तो हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल मिले, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला इन्होंने बताया। और वो फार्मूला काफ़ी टिपिकल है, लेकिन हम उसके जो हमारे लिए काम का वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एन थीटा क्या है, आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल भेजे, तो उनमें से 2,000 30 डिग्री पर डेविएट हुए, 1,000 20 डिग्री पर, 1,000 10 डिग्री पर, 500 60 डिग्री पर, अलग अलग डेविएशन एंगल है ना। तो क्यों जो जितने इससे पास से निकलेगा उसमें रिपल्सिव फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। जो दूर से निकलेगा उनमें डेविएशन कम होगा। तो एन थीटा इज व्हाट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ थीटा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। IIT JEE इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है और किसी भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। बोल दिया गया 30 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल का नंबर 50 है, छोटा है ना, काफ़ी बड़े बड़े नंबर होते हैं ये। कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री पर 50 है, तो 60 डिग्री एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल होंगे ये बताओ। तो आपको समझ में आता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो आप क्या लिखोगे, n2/50 इज इक्वल टू साइन, पहला एंगल ले लो कितना, 50 ले लो, आधा करने में हाफ करने में आसान नहीं रहे, 60 और 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 30 अपॉन साइन 45 की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लिया है तो आंसर आ ही जाएगा यार, उसमें क्या है। आपको क्वेश्चन समझ में आया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं। आपसे बोला, ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि 90 डिग्री एंगल पर अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट करो। अगर 60 डिग्री एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल मिल रहे हैं वो 50 है, ठीक। तो आप क्या करो, आपको पता है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो आप लिखोगे n2/n1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, और उनको हाफ हाफ करके रखा और पावर 4 कर दिया, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके पूरी चीज़ नोट कर लो। अभी इनके बारे में और समझना है, तो पहले इतना स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एक बात को और बोल दिया, किसने, रदरफोर्ड ने ये भी बोल दिया कि जो हमारा, इन्होंने क्या क्या बोल दिया था कि सारा चार्ज एक जगह, पॉजिटिव चार्ज एक जगह स्टोर है, जैसे क्या बोला, न्यूक्लियस। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स। मीन्स सोचो, एक ये चार्ज, इनके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, इधर देखो, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, के ZE इंटू ई, मतलब ZE² अपॉन, ये रेडियस r मान लेते हैं, के Q1 Q2 बाई r² इज इक्वल टू mv² बाय r। ये किसने बोल दी थी बात, रदरफोर्ड ने बात ही बोली थी, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर रदरफोर्ड जब ये बोल दिए तो एक साइंटिस्ट आए, कौन, अब इनकी फेलियर का रीजन, एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन के बारे में कुछ डिस्कवर किया और इन्होंने कुछ बातें रदरफोर्ड साहब से पूछी। सबसे पहले समझते हैं मैक्सवेल ने क्या बोला। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो मैक्सवेल हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, दे शुड एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, ओके, ये इनका स्टेटमेंट था। इन्होंने रदरफोर्ड से एक बात पूछी, क्या आपका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है? इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने, हाँ घूम रहा है। आपको याद हो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके पास भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से घूमे तब भी उसके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो याद करो दो तरह का एक्सेलरेशन होता था, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी उसके पास सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन होगा। तो रदरफोर्ड से इन्होंने पूछा, क्या आपका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है? इन्होंने कहा, हाँ घूम रहा है। तो बोले एक्सेलरेटेड है? बोले है। तो उन्होंने कहा, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इट शुड एमिट सम एनर्जी। बोले ठीक बात है। तो अगर एनर्जी एमिट करेगा तो इसका जो जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या होता जाना चाहिए, कम होता जाना चाहिए, और धीरे धीरे ये किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का पाथ इसकी तरफ कुछ ऐसा होना चाहिए और फाइनली इसमें गिर जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का रदरफोर्ड साहब के पास कोई आंसर नहीं था और रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया। क्लियर है क्यों फेल किया? आई होप आपको क्लियर हो, आप नोट कर लो। मैक्सवेल ने क्या बोला? एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने ये बात इनसे पूछी, इन्होंने बोला कि सर्कल में घूम रहा है, इन्होंने कहा हाँ। एक्सेलरेटेड है? बोले हाँ। बोले मेरे अकॉर्डिंग इट शुड एमिट सम एनर्जी, और अगर एनर्जी एमिट करेगा तो जिस रेडियस में ये घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कंटिन्यूसली कम होता जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में गिर के खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। इस बात का रदरफोर्ड के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो आप नोट करो यहाँ तक। अब क्या हुआ, जो साइंटिस्ट है जिनका मॉडल हम पढ़ते हैं, और उनके आगे भी साइंटिस्ट है, समरफील्ड, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खैर उसमें नहीं जा रहे हैं, हमारे लिए तो नील्स बोर तक ही है, तो वहीं तक पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट थे बोर, और इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा बोर किया, केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में भी किया, खैर मजाक कर रहा हूँ। और इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया बोर्स मॉडल। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला रदरफोर्ड साहब ने सारी बातें एकदम परफेक्ट बोली, बट मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो मैं सब कुछ एनालिसिस किया, उसके बेसिस मैं कुछ बातें बताता हूँ और वो चीज़ें फैक्ट बताएं, और उन फैक्ट को पॉस्टुलेट्स बोला गया। उन्होंने बोला कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो जिन ऑर्बिट्स में घूम रहा है उन ऑर्बिट्स को स्टेबल ऑर्बिट्स नाम दिए उन्होंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट्स में मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और उन ऑर्बिट्स को इन्होंने नाम दिया स्टेबल ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने बोला कि जिन ऑर्बिट्स को मैं स्टेबल ऑर्बिट्स बोल रहा हूँ वो ऐसी ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, दैट्स वाई दीज ऑर्बिट इज नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक, और उन्होंने बोल दिया कि इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है और एनर्जी लूज नहीं कर रहा, तो ये घूमता ही रहेगा, है ना, क्योंकि एनर्जी लूज नहीं कर रहा। ठीक, तो ये एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने कुछ बातें बताई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी स्टोरी को एक बार अच्छे से रिकॉल करके पूरा लेक्चर को देख के जल्दी से नोट कर लेना। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले कौन? डाल्टन। उन्होंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट अपना एटम है। ठीक है, फिर कौन आया? जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया 1897 में, और उसके साथ ही डाल्टन का फेल हो गया। जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया? प्लम पुडिंग मॉडल दिया, और उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है, वो सीड्स की तरह फैला हुआ है वाटरमेलन में, है ना। तो उसका मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल नाम दे दिया उन्होंने। फिर क्या? दो स्पेक्ट्रम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो उन मॉडल्स को, उन स्पेक्ट्रम को जे थॉमसन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इनका मॉडल भी फेल कर गया। दूसरा ये क्या नहीं कर पाए? स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना, तो फेल हो गया। फिर कौन से साइंटिस्ट है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो
एम्प्टी है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर स्टोर है, उस जगह को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, और क्या बोला साथ साथ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसके तरफ, और नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली मैक्सवेल की ईएम वेव की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैक्सवेल ने क्या बोला कि एवरी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रदरफोर्ड साहब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनका मॉडल ही फेल हो गया। फाइनली कौन साइंटिस्ट आए, बोर आए, और उन्होंने मॉडल बताया, बोर्ड्स मॉडल, और उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दी, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने बताया कि मेरा इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, चक्कर लगा रहा है, वो सिर्फ उन ऑर्बिट्स में घूमता है जिन ऑर्बिट्स में वो एनर्जी को लूज नहीं करता, एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, इस स्टोरी को आप पूरा अच्छे से एक बार नोट कर लेना। कुछ मेन जो पॉइंट्स होंगे वो मैं एनिमेशन के थ्रू आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।